आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। अभी हम लोग क्लास 10th हिंदी बी के लिए सिंपल पेपर सॉल्व करेंगे सेशन 2022-23 के लिए। इसमें जो टाइम है आपके पास 3 आवर का है और जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 80 है। इसमें बेसिकली दो खंड हैं, खंड आ और खंड ब। इसमें खंड आ में प्रश्नों की संख्या जो है वो 45 है, जिसमें से 40 क्वेश्चन आपको करने हैं। और खंड ब में डिस्क्रिप्टिव या वर्णनात्मक क्वेश्चन है, जिसको लिख के आंसर देना है, और इसमें इंटरनल चॉइस भी है। टोटल दोनों में 18 क्वेश्चंस हैं। आपको इंस्ट्रक्शंस को बहुत केयरफुली हर क्वेश्चन में पढ़ना है, उसके बाद आंसर आपको लिखना है। और आपको हमेशा कोशिश करना है कि जो आंसर्स हैं ना वो सीक्वेंस में हो, माने 1 2 3 इस टाइप का हो। मनमाना सीक्वेंस के अवॉइड करना है, जैसे 7 लिख दिए, 4 लिख दिए, 3 लिख दिए। अब चलिए शुरू करते हैं। खंडा में वस्तुपरक प्रश्न में पहला प्रश्न है इसका कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसके आधार पर सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। तो यह पठित गद्यांश के ऊपर आधारित प्रश्न है। इसको पढ़ते हैं और समझते हैं और इसके प्रश्नों का उत्तर को करते हैं। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान देश के विभिन्न राज्यों में सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देता है। भारत एक अनोखा राष्ट्र है जिसका निर्माण विविध भाषा, संस्कृति, धर्म के तानों बानों, अहिंसा और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित स्वाधीनता संग्राम तथा सांस्कृतिक विकास के समृद्ध इतिहास द्वारा एकता के सूत्र में बांध कर हुआ है। तो देखिए, भारत सचमुच एक अनोखा देश है। इसमें विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं, संस्कृति हैं, धर्म हैं, लेकिन जो हमारी साझी संस्कृति है उसने हमको एक देश के रूप में विकसित किया है और एकता के सूत्र में हम बंधे हुए हैं। हम इतिहास की बात करें या वर्तमान की, भारतवर्ष में कला एवं संस्कृति का अनूठा प्रदर्शन हर समय एवं हर स्थान पर हुआ है। नृत्य, संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला इत्यादि से समृद्ध भारत की पहचान पूरे विश्व में है। भारतीय वास्तुकला एवं मूर्तिकला की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। इस कला की कहानी लगभग 5000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता से आरंभ होती है। इसके दो प्रमुख नगरों मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में अच्छी सड़कें, 2 मंजिले मकान, स्नान घर, पक्की ईंटों के प्रयोग के सबूत मिले हैं। गुजरात के लोथल नामक स्थान की खुदाई से पता चलता है कि वहाँ नावों से सामान उतारने के लिए 216 गुणी 37 मीटर लंबी चौड़ी तथा 15 फीट गहरी गोदी बनी हुई थी। ये लोग मिट्टी, पत्थर, धातु, हड्डी, कांच आदि की मूर्तियाँ एवं खिलौने बनाने में कुशल थे। धातु से बनी एक मूर्ति में एक नारी को कमर पर हाथ रखे नृत्य मुद्रा में दर्शाया गया है। दूसरी मूर्ति पशुपतिनाथ शिव की तथा तीसरी मूर्ति दाढ़ी वाले व्यक्ति की है। तो देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि आदिकाल से ही भारत मूर्ति कला में काफ़ी अच्छा था, निपुण था। और इसकी जो शुरुआत है वो मोहनजोदाड़ो हड़प्पा की सभ्यता से हो जाती है। ये तीनों मूर्तियाँ कला के सर्वश्रेष्ठ नमूने हैं। मूर्ति का श्रेष्ठ होना मूर्तिकार के कौशल पर निर्भर करता है। मूर्ति की प्रत्येक भावभंगिमा को दर्शाने में मूर्तिकार जी जान लगा देता है। भारत के प्रत्येक कोने में इस प्रकार की विभिन्न कलाएं हमारी संस्कृति में प्रतिबिंबित होती हैं। इस अतुलनीय निधि का बचाव और प्रचार प्रसार ही एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना है। तो इसमें बताया गया है कि अलग अलग प्रकार की कलाएं हमारी संस्कृति को पहचान दिलाती हैं और भारत के हर क्षेत्र में ये कलाएं भरी पूरी हैं। तो इसको बचाना और इसका प्रचार प्रसार करना ही एक भारत श्रेष्ठ भारत का मेन उद्देश्य है। तो चलिए इसमें प्रश्न एक को देखते हैं। इसमें प्रश्न एक है कि भारत को अनोखा राष्ट्र कहने से लेखक का तात्पर्य है। तो देखिए, हमने अच्छे से समझा है कि भारत को अनोखा राष्ट्र लेखक ने इसलिए कहा है क्योंकि भारत में विभिन्नता में एकता है और यहाँ पे विभिन्नता में एकता ही यहाँ के अनोखापन होने का प्रमुख कारण है। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ मिलेगा। क बोलता है कि बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन, ये तो ऐसा नहीं है। दूसरा है ख है कि मूर्तिकला के सर्वश्रेष्ठ नमूने भी नहीं है। ग है संवेदनशील भारतीय नागरिक। इसमें घ देखिए विभिन्नता में एकता का प्रतीक, यही इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न 2 है सिंधु घाटी की सभ्यता प्रतीक है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो एक प्राचीन सुव्यवस्थित सभ्यता का प्रतीक है। तो इसमें ऑप्शन देखिए मूर्तिकार के कौशल का ऐसा नहीं है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का ऐसा भी नहीं है क्योंकि उस समय भारत तो था ही नहीं। ग देखिए प्राचीन सुव्यवस्थित सभ्यता का, यही है, एक सुव्यवस्थित सभ्यता थी सिंधु घाटी की सभ्यता। प्रश्न 3 है गद्यांश हमें संदेश देता है। तो गद्यांश हमको संदेश देता है कि जो भारतीय सभ्यता है और संस्कृति है ना, उसका संरक्षण करना एकदम आवश्यक है। उसके बिना एक भारत श्रेष्ठ भारत नहीं हो सकता। तो ऑप्शन का देखिए कलाकार अपनी कला का श्रेष्ठ प्रदर्शन करता है, ऐसा नहीं है, ये संदेश नहीं दे रहा है। ख है भारतीय नृत्य और संगीत की कला विश्व प्रसिद्ध है।
ये नहीं बता रहा है गद्यांश, और ग है कि भारतीय सभ्यता व संस्कृति का संरक्षण आवश्यक है, यही बता रहा है, तो इसका उत्तर ग हो जाएगा। और घ है कि स्वाधीनता संग्राम में क्रांतिकारियों का विशेष योगदान है, तो ये भी नहीं बता रहा है। प्रश्न 4 देखिए, गद्यांश में मूर्तियों का सविस्तार वर्णन दर्शाता है। तो देखिए, मूर्तियों का जिस प्रकार का वर्णन लेखक ने किया है वो बताता है कि वो मूर्तियों के बारे में काफ़ी गहरा ज्ञान रखते हैं और उनका कला प्रेम काफ़ी गहरा है। इसका ऑप्शन का देखिए कि वो सूक्ष्म अवलोकन कर रहे हैं मूर्तियों के बारे में और उनमें कला प्रेम है। ये ऑप्शन का ही होगा इसका, सूक्ष्म अवलोकन एवं कला प्रेम। और बाकी जो है प्राचीन मूर्ति की भावभंगिमा, स्थूल अवलोकन एवं कला प्रेम और सांस्कृतिक एकता एवं सौहार्द, ये जो है ना ऑप्शन इसमें गलत है। अब प्रश्न हम लोग 5 पे आ चुके हैं जो कि कथन कारण पर आधारित है। निम्नलिखित कथन ए तथा कारण आर को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई एक विकल्प सही चुनकर लिखिए। तो कथन ये है कि भारतवर्ष में कला एवं संस्कृति का अनूठा प्रदर्शन हर समय हुआ है। बिल्कुल सही है। हमने इस गद्यांश में पढ़ा है कि भारत में प्राचीन काल से ही, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से ही कला और संस्कृति का अनूठा प्रदर्शन हो रहा है। कारण आर बता रहा है कि भारतीय वास्तुकला एवं मूर्तिकला की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। तो ये जो भारतीय वास्तुकला और मूर्तिकला की परंपरा है वो प्राचीन तो है, लेकिन ये जो कारण है ना इस कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है कि भारतवर्ष में कला एवं संस्कृति का अनूठा प्रदर्शन हर समय हुआ है। इसका संबंध जो है ना प्राचीन वास्तुकला और मूर्तिकला से नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ग होगा कि कथन ए सही है लेकिन कारण आर उसकी गलत व्याख्या करता है। तो इसका ऑप्शन ग करेक्ट हो जाएगा। अब प्रश्न 2 पे आ चुके हैं कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसके आधार पर सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें भी अपठित गद्यांश प्रकार का प्रश्न है, उसमें से एमसीक्यू क्वेश्चन के आंसर को हमको लिखना है। परिश्रम यानी मेहनत, अपना जवाब आप ही है, उसका अन्य कोई जवाब न है न हो सकता है। अर्थात जिस काम के लिए परिश्रम करना आवश्यक हो, हम चाहें कि वह अन्य किसी उपाय से पूरा हो जाए, ऐसा हो पाना कतई संभव नहीं है। बिल्कुल सही है कि बिना मेहनत के कोई कार्य नहीं हो सकता और खाली सोचने मात्र से तो कार्य पूरा होगा ही नहीं। वह तो लगातार और मन लगाकर परिश्रम करने से ही होगा। इसी कारण कहा जाता है कि उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपेति लक्ष्मी, अर्थात उद्योग या परिश्रम करने वाले पुरुष सिंहों का ही लक्ष्मी वर्ण करती है। सभी प्रकार की धन संपत्तियाँ और सफलताएं लगातार परिश्रम से ही प्राप्त होती हैं। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। यह परीक्षण की कसौटी पर कसा गया सत्य है। तो देखिए, परिश्रम के द्वारा ही आप सफलता पा सकते हैं और ये हमेशा से सत्य सिद्ध हुआ है। निरंतर प्रगति और विकास की मंजिलें तय करते हुए हमारा संसार आज जिस स्तर और स्थिति तक पहुंच पाया है वह सब हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहने से नहीं हुआ। कई प्रकार के विचार बनाने, अनुसंधान करने, उनके अनुसार लगातार योजनाएं बनाकर तथा कई तरह के अभावों और कठिनाइयों को सहते हुए निरंतर परिश्रम करते रहने से ही संभव हो पाया है। तो आज हम जो भी देखते हैं ना उसका कारण है निरंतर परिश्रम। आज जो लोग सफलता के शिखर पर बैठकर दूसरों पर शासन कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, ऐसी शक्ति और सत्ता प्राप्त करने के लिए पता नहीं किन किन रास्तों से चलकर किस किस तरह के कष्ट और परिश्रम पूर्ण जीवन जीने के बाद उन्हें इस स्थिति में पहुंच पाने में सफलता मिल पाई है। हाथ पर हिलाने पर ही कुछ पाया जा सकता है, उदास या निराश होकर बैठ जाने से नहीं। निरंतर परिश्रम व्यक्ति को चुस्त दुरुस्त रख कर सजग तो बनाता ही है, निराशाओं से दूर रख आशा उत्साह भरा जीवन जीना भी सिखाया करता है। तो देखिए, इसमें बताया गया है कि जिन्होंने भी जीवन में कुछ हासिल किया है वो कठिन परिश्रम से और विभिन्न प्रकार के उपाय करने से हासिल किया है। और परिश्रम करने से ही व्यक्ति चुस्त दुरुस्त रहता है, उसका दिमाग सजग रहता है और उसमें आशा उत्साह भरा रहता है। अब इसके प्रश्नों को देखते हैं कि परीक्षण की कसौटी पर कसे जाने से तात्पर्य है। तो देखिए, परीक्षण की कसौटी पर कसे जाना मतलब उसको चेक करना, उसकी जांच करना। इसका मतलब है कथन का प्रमाणिक होना। मतलब कोई कथन अगर प्रमाणिक है तो जो है ना परीक्षण की कसौटी पे कसा गया है। और जो बाकी इसके ऑप्शन हैं, जैसे इसमें पहला ऑप्शन है कि सत्य सिद्ध होना, आकलन प्रक्रिया तीव्र होना, योग्यता का मूल्यांकन होना, ये सब ऑप्शन जो है ना सही नहीं है। दूसरा है हाथ पर हिलाने से कुछ पाया जा सकता है। पंक्ति के माध्यम से लेखक खालिस्तान की प्रेरणा दे रहे हैं। तो पंक्ति के माध्यम से लेखक तैराकी की तो प्रेरणा नहीं दे रहे हैं, न परीक्षण की दे रहे हैं, न हस्तशिल्प की दे रहे हैं, वो परिश्रम की प्रेरणा दे रहे हैं। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है परिश्रम व्यक्ति को सकारात्मक बनाता है। बिल्कुल सही है कि परिश्रम व्यक्ति को हमेशा पॉजिटिव बनाता है। दूसरा है आज संसार पतन की ओर बढ़ रहा है। बिल्कुल गलत है, आज संसार जो है ना पतन की ओर बढ़ रहा है, ऐसा लेखक नहीं बोल रहे हैं। तीसरा है पुरुषार्थ के बल पर ही
व्यक्ति धनार्जन करता है। बिल्कुल सही है कि जो व्यक्ति पुरुषार्थ करेगा उसी को धन मिलेगा। तब इसमें बोल रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो इसमें हमने जाना कि कथन पहला और तीसरा सही है, तो इसका ऑप्शन ग हो जाएगा, पहला और तीसरा। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गद्यांश में दिए गए अनुसंधान शब्द के लिए सही अर्थ को दर्शाता है। तो देखिए, अनुसंधान का मतलब होता है डिस्कवरी, रिसर्च, खोज करना। तो परीक्षण तो चेक करना होता है, योजनाएं प्लानिंग होता है। तो इसी में अन्वेषण जो है ना, वो जो है अनुसंधान या खोज करने को बता रहा है, और सी होम्योपैथी ये भी नहीं बता रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन का अन्वेषण हो जाएगा। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से किस कथन को गद्यांश की सीख के आधार पर कहा जा सकता है। क है, अल्प ज्ञान खतरनाक होता है। तो ऐसा तो गद्यांश हमको नहीं बता रहा है अल्प ज्ञान के बारे में। क है, गया समय वापस नहीं आता, इसको भी नहीं बता रहा है। ग देखिए, मेहनत से कल्पना साकार होती है। बिल्कुल ही बता रहा है कि मेहनत के द्वारा ही आप अपने लक्ष्य को या किसी उद्देश्य को हासिल कर सकते हैं। प्रश्न 3 है, निर्देशानुसार पदबंध पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें से 5 में से 4 के उत्तर देना है, पदबंध पर आधारित है। पहला है, वामिरो फटती हुई धरती किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी, रेखांकित पदबंध का भेद है। तो देखिए, दौड़ रही थी, तो दौड़ना क्या है, क्रिया है। तो ये क्रिया है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये क्रिया पदबंध हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ग हो जाएगा, क्रिया पदबंध। दूसरा है, निर्भीक और साहसी वजीर अली अपने अधिकार के लिए लड़ रहा था। इस वाक्य में विशेषण पदबंध है। विशेषण क्या होता है, जो कि संज्ञा की विशेषता बताता है। यहाँ पे संज्ञा जो है ना वजीर अली है। तो यहाँ पे देखिए, निर्भीक और साहसी जो है ना वजीर अली की विशेषता बता रहा है, इसीलिए विशेषण पदबंध होगा। तो इसका ऑप्शन का हो जाएगा, निर्भीक और साहसी। इसके बाद तीसरा देखिए, क्रिया पदबंध का उदाहरण छांटिए। क्रिया पदबंध जिसमें करने का भाव हो। कब बोलता है कि बिल्ली ने उचक कर 2 में से 1 अंडा तोड़ दिया। तो देखिए, यहाँ पे तोड़ना क्रिया है, और यहाँ पे जो चिन्ह लगाया है बिल्ली ने उचक कर, इसलिए क्रिया पदबंध नहीं होगा ये। देखिए, यह काम तो हमेशा आदर्शवादी लोगों ने ही किया है। करना यहाँ पे क्रिया है, और यह काम तो पे यहाँ पे चिन्ह लगा है, ते भी नहीं होगा, क्रिया पदबंध। देखिए, दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे बैठे रहते हैं, बैठना को बताया गया है, और बैठना एक क्रिया है, इसलिए इसका ऑप्शन ग जो है ना वो क्रिया पदबंध होगा। और घ देखिए, शैलेंद्र तो फिल्म निर्माता बनने के लिए, यहाँ पे बनना देखिए, बनना क्रिया है, और चिन्ह लगा है कि सर्वथा अयोग्य थे। तो जो सर्वथा अयोग्य थे वे चिन्ह लगा है, इसी कारण भी क्रिया पदबंध नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन ग होगा। प्रश्न 4 देखिए कि बादशाह सुलेमान मानव जाति के साथ साथ पशु पक्षियों के भी राजा हैं। तो इसमें बादशाह सुलेमान रेखांकित पदबंध का भेद है। तो देखिए, ये जो बादशाह सुलेमान है वो संज्ञा है, क्योंकि संज्ञा ही वाक्य को शुरू करता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन का संज्ञा पदबंध। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 देखिए कि हरिहर काका धीरे धीरे चलते हुए आंगन तक पहुँचे, रेखांकित पदबंध का भेद है। तो धीरे धीरे देखिए, धीरे धीरे यहाँ पे चलना जो क्रिया है ना उसकी विशेषता को बता रहा है। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा, इसीलिए 5वां में ये धीरे धीरे जो है क्रिया विशेषण पदबंध है। तो इसका ऑप्शन ग हो जाएगा, क्रिया विशेषण पदबंध। प्रश्न 4 है कि निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो रचना के आधार पर वाक्य भेद के ऊपर आधारित ये प्रश्न है। तो पहला है कि जब उसने ततारा को देखा तो वह फूट कर रोने लगी। इस वाक्य का सरल वाक्य होगा। तो देखिए, जब उसने ततारा को देखा तो वह फूट कर रोने लगी। अगर इसको हम पढ़ें तो इसमें दोनों वाक्य पे निर्भरता है, ये तो मिश्रित वाक्य है। तो सरल वाक्य में एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। तो कह देखिए कि ततारा को देखते ही वह फूट कर रोने लगी। तो देखिए, इसमें एक उद्देश्य एक विधेय है, तो यही इसका सरल वाक्य में रूपांतरण होगा। और समझते हैं कि ततारा को देखकर वामिरो फूट कर रोने लगी। यहाँ पे वामिरो का उपयोग हुआ है, जबकि मूल वाक्य में वामिरो है ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं। ग देखिए, वामिरो ने ततारा को देखा और फूट कर रोने लगी। यहाँ पे और का उपयोग हुआ है, और जो है ना संयुक्त वाक्य में उपयोग किया जाता है, ये भी नहीं होगा। ग देखिए, जैसे ही वामिरो ने ततारा को देखा वह फूट कर रोने लगी। तो देखिए, जैसे ही इसमें दोनों वाक्य में निर्भरता आती है, मिश्र वाक्य है, ते भी नहीं होगा। तो इसका उत्तर का करेक्ट होगा कि ततारा को देखते ही वह फूट कर रोने लगी। दूसरा देखिए, हम जब अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। तो इसमें देखिए, हम जब अकेले पढ़ते हैं, मतलब इसमें दोनों वाक्य एक दूसरे के साथ निर्भर है। अगर इसको आप अलग अलग बोलेंगे तो ये वाक्य जो है ना निरर्थक हो जाएंगे। कि हम जब अकेले पढ़ते हैं, अगर मैं बोल रहा हूँ
तो मेरे को दूसरा वाक्य बोलना जरूरी है। यही मिश्र वाक्यों को पहचानने का या मिश्रित वाक्यों को पहचानने का सबसे प्रमुख तरीका है कि वाक्यों की निर्भरता को देखिए। तो 100% क्या हो जाएगा, मिश्रित वाक्य हो जाएगा, क्योंकि दोनों वाक्य एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। और दूसरा, यहाँ पे जब और तब इन शब्दों का उपयोग होता है। तो मिश्र वाक्यों में जब, तब, की, आगे जाके और बताऊंगा मैं, इन शब्दों का उपयोग होता है तो वो मिश्र वाक्य होते हैं। उसके बाद तीसरा देखिए कि आपके अच्छे कार्यक्रमों को सभी पसंद करते हैं, दिए गए वाक्य का मिश्रित वाक्य होगा। तो देखिए मैंने जैसे बताया कि मिश्रित वाक्य में दो वाक्यों में निर्भरता होनी चाहिए। अब इसमें देखिए कि आपके कार्यक्रम इतने अच्छे होते हैं कि, मैं बताया हूँ यहाँ पे की का प्रयोग होता है मिश्र वाक्य में या मिश्रित वाक्य में। तो ये जो ऑप्शन ग है कि आपके कार्यक्रम इतने अच्छे होते हैं कि सभी पसंद करते हैं, ये मिश्रित वाक्य का एक उदाहरण है या इसका मिश्रित वाक्य में रूपांतरण है। क देखिए आपके अच्छे कार्यक्रम सभी के पसंदीदा होते हैं, ये तो सरल वाक्य होगा क्योंकि इसमें एक उद्देश्य, एक विधेय है। ख देखिए कि जब कार्यक्रम होते ही अच्छे हैं सभी पसंद करते ही हैं, ये भी नहीं होगा। और घ देखिए आपके कार्यक्रम इतने अच्छे हैं इसलिए सभी को पसंद आते हैं। अब इस वाक्य में देखिए कि आपके कार्यक्रम इतने अच्छे हैं, ये अपने आप में पूर्ण वाक्य है। सभी को पसंद आते हैं, ये भी पूर्ण वाक्य है और इसलिए से जुड़े हैं, तो ये क्या होगा, संयुक्त वाक्य होगा। तो इसका ऑप्शन ग करेक्ट हो जाएगा, यही इसका मिश्रित वाक्य होगा। प्रश्न 4 देखिए कि निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य है। क है, आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए आपकी जान बख्शी करता हूँ। तो देखिए आपने मुझे कारतूस दिए, इसमें और किसी वाक्य की जरूरत नहीं है। आपकी जान बख्शी करता हूँ, इसमें भी किसी और वाक्य की जरूरत नहीं है, दोनों में पूर्ण वाक्य हैं, लेकिन ये जुड़े हुए हैं इसलिए के साथ में, और इसलिए एक संयोजक शब्द है, और इसलिए अगर कहीं पे आता है तो ये संयुक्त वाक्य ही होता है। तो इसका ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा कि आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए आपकी जान बख्शी करता हूँ, ये जो है ना संयुक्त वाक्य है। बाकी को अगर आप देखेंगे कि उसके अफसाने सुन के रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं, तो ये जो है ना संयुक्त वाक्य नहीं है, क्योंकि इसमें संयुक्त वाक्य का कोई लक्षण नहीं है, दो वाक्यों का कोई मेल नहीं है। ग देखिए कि वह एक 6 मंजिली इमारत थी जिसकी छत पर एक सुंदर पर्णकुटी थी। इसमें देखिए दोनों वाक्य एक दूसरे के ऊपर निर्भर कर रहे हैं, तो ये क्या है, मिश्र वाक्य है, तो ये संयुक्त वाक्य नहीं होगा। और घ देखिए ग्वालियर से मुंबई की दूरी ने संसार को काफ़ी कुछ बदल दिया, ये भी नहीं होगा। उसके बाद 5वां नंबर देखिए, सभी लिख चुके हैं लेकिन कनक अभी तक लिख रही है, रचना के आधार पर इस वाक्य का भेद होगा। तो देखिए सभी लिख चुके हैं लेकिन कनक अभी तक लिख रही है, तो इसमें लेकिन का प्रयोग हो रहा है, लेकिन भी एक संयोजक शब्द है। और दोनों वाक्यों को देखिए कि सभी लिख चुके हैं भी पूर्ण वाक्य है और कनक अभी तक लिख रही है, ये भी पूर्ण वाक्य है, इसीलिए लेकिन के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। इसका ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 5 है, निर्देशानुसार समास पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो समास पर आधारित प्रश्नों को हल करना है। पहला है, महावीर शब्द समस्त पद कौन से समास का उदाहरण है। तो देखिए महावीर में विशेषण और विशेष्य का संबंध है, एक ऐसा वीर जो महान हो। तो इस प्रकार के जो विशेषण और विशेष्य के संबंध वाले शब्द होते हैं वो एक कर्मधारय समास में आते हैं, तो इसका उत्तर ख करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न 2 देखिए, चंद्र खिलौना समस्त पद का विग्रह है, तो चंद्रमा के समान यह चंद्र रूपी खिलौना, तो इसका ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, चंद्र रूपी खिलौना। उसके बाद तीसरा देखिए कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, समस्त पद और समास। इसमें पहला है गृह प्रवेश। ये जो गृह प्रवेश है ये तत्पुरुष समास होता है, इसको द्वंद्व समास दिया हुआ है। द्वंद्व समास का उदाहरण होता है राम सीता, सीता गीता, माने जिसमें और आ जाए राम और श्याम, तो ये नहीं होगा, पहला तो ये गलत है। दूसरा साफ साफ अव्ययीभाव समास है, बिल्कुल ये अव्ययीभाव समास है क्योंकि इसमें पहले पद की प्रधानता है, तो ये होगा। त्रिकोण जो है ना ये द्विगु समास है, इसको तत्पुरुष समास दिया है, तो भी सही सम्मिलित नहीं है। उसके बाद चौथा देखिए, मृगलोचन में बहुब्रीहि समास दिया हुआ है, ये भी गलत है, जबकि मृगलोचन जो है ना वो कर्मधारय समास होता है कि मृग के समान लोचन या मृग के समान आँखें। उपयुक्त युग्मों में से कौन से सही सुमिलित हैं, तो इसमें पहला बोलता है पहला और दूसरा, ये तो ऐसा है नहीं। फिर बोलता है ख पहला और तीसरा, ये भी नहीं है। और ग है दूसरा और चौथा, तो आपके मार्किंग स्कीम में ग दिया हुआ है, जबकि इसमें चौथा जो है ना सुमिलित नहीं है, केवल दूसरा है, तो इसका ऑप्शन केवल दूसरा में होगा और चौथा यहाँ से कट जाएगा। और घ है
तीसरा और चौथा तो ये भी नहीं है। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं कि सत्याग्रह शब्द के लिए सही समास, विग्रह और समास का चयन कीजिए। तो देखिए सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह करना, और ये तत्पुरुष समास है, तो इसका ऑप्शन घ करेक्ट हो जाएगा। सत्य के लिए आग्रह और तत्पुरुष समास। पांचवा देखिए चतुर्मुख का समास विग्रह एवं भेद होगा। तो चतुर्मुख का मतलब ब्रह्मा को बोला जाता है चतुर्मुख, और जब जो शब्द दिया हुआ है उसके अलावा कोई और मीनिंग हो तो उसमें बहुब्रीहि समास होता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका ऑप्शन ग देखिए, चार है मुख जिसके अर्थात ब्रह्मा, ये बहुब्रीहि समास होगा, इसका ऑप्शन ग करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 6 है निर्देशानुसार मुहावरे पर आधारित 6 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो मुहावरे पर आधारित प्रश्नों में से 6 में से 4 के उत्तर हमको लिखना है। पहला प्रश्न है मुहावरे और अर्थ के उचित मेल वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें सही मेल करना है। क है गिरह बांधना, मार डालना। तो गिरह बांधना जो है ना वो मार डालना नहीं होता, ये किसी के गले पड़ना होता है। तलवार खींचना सब कुछ नष्ट करना, ये भी नहीं है। तलवार खींचने का मतलब होता है लड़ने के लिए तैयार होना। पन्ने रंगना, व्यर्थ में लिखना, बिल्कुल यही सही है कि कोई व्यक्ति अगर लिख नहीं रहा है, केवल पन्ने को रंग रहा है तो व्यर्थ में लिखना होगा वो, तो इसका ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। कदम उठाना, सामना करना, ये भी नहीं है। इसके बाद दूसरा देखिए कि अयोग्य को कोई महत्वपूर्ण वस्तु मिलना के लिए उपयुक्त मुहावरा है। का दांतों तले उंगली दबाना, ये तो आश्चर्यचकित होना है, ते नहीं होगा। अंधे के हाथ बट्टे लगना, बिल्कुल यही सही है कि अगर किसी अयोग्य को महत्वपूर्ण वस्तु मिल जाए तो उसको अंधे के हाथ बट्टे लगना कहते हैं। ग अंधे की लाठी बनना, ये भी नहीं है। और घ जो है मोह माया के बंधन में पड़ना, तो ये भी नहीं है। प्रश्न 3 है तू मित्र है या शत्रु है, जहाँ भी जाता हूँ वहीं मेरे सामने खाली स्थान, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें उपयुक्त विकल्प का चयन करते हैं। तो पहला डेरा डालता है, तो वहीं मेरे सामने डेरा डालता है, तो ऐसा तो नहीं होगा, ये गलत होगा। ख देखिए हवा में उड़ता है, ये भी नहीं होगा। त्योरियाँ चढ़ा लेता है, ये भी नहीं होगा। लेकिन देखिए मेरे सामने बाधा डालता है, तो बाधा डालने का काम दीवार खड़ी कर देता है, तो ये घ हो जाएगा इसमें। कि तू मित्र है या शत्रु है, जहाँ भी जाता हूँ वहीं मेरे सामने दीवार खड़ी कर देता है। प्रश्न 4 है कि पढ़ाई में मेहनत कर मैं खालिस्तान हो सकता हूँ, उचित मुहावरे से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो देखिए पढ़ाई में मेहनत करके मैं अपने पैरों पे खड़ा हो सकता हूँ। तो इसमें देखिए का खून का घूंट क्यों होगा, एक पन दो काज वाला बात भी नहीं है। यहाँ पे पैरों पर खड़ा होना दिया है, होना नहीं होगा। ये होगा कि पैरों पर खड़ा हो सकता हूँ, तो इसका ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। और अपना हाथ जगन्नाथ, ये भी नहीं होगा। अब प्रश्न 5 है कि रेखांकित अंश के लिए कौन सा मुहावरा प्रयुक्त करना या प्रयोग करना उचित रहेगा। तुम सारा दिन काम में जुटे रहते हो, कभी आराम भी कर लिया करो। तो सारा दिन काम करना का देखिए कोल्हू का बैल, बिल्कुल कोल्हू का बैल मतलब जो निरंतर काम करते रहता है। का खेत का बैल नहीं होगा। तीन तिरा होना, ये भी नहीं होगा। और हक्का बक्का होना, ये भी नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा कि तुम कोल्हू की बैल की तरह काम करते रहते हो, कभी आराम भी कर लिया करो। तो इसका ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, कोल्हू का बैल। प्रश्न 6 है अत्यधिक दुखी होना अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा है। तो कड़वे घूंट पीना, ये तो किसी की कड़वी बातों को सहना को कड़वे घूंट पीना बोलते हैं। अपने आपे से बाहर होना, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना। कलेजा मुंह को आना, तो कलेजा मुंह को आना को ही बोलते हैं अत्यधिक दुखी होना। तो इसका ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। और अक्ल पर पत्थर पड़ना माने मूर्खतापूर्वक हरकत करना। प्रश्न 7 है निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो चलिए पद्यांश को पढ़ते हैं और सही विकल्प का उत्तर के रूप में हम लोग चयन करते हैं। तो चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो देखिए इसको मनुष्यों को आपसी प्रेम में बंधे रहने की प्रेरणा इससे मिल रहा है कि हमको एक अभीष्ट मार्ग पे खेलते हुए हंसते हुए चलना है, जो भी विघ्न बाधा विपत्ति आए उसको ढकेलना है, और हमेशा हमको मेल जोल में रहना है, भिन्नता को बढ़ाना नहीं है। और जो पंथ अतर्क को बढ़ावा देता है, बाकी पंथ उसके लिए सतर्क हो जाएं। तभी समस्त भाव में हमारा जो समर्थ भाव होगा कि सभी लोग एक साथ तरें, सभी लोग एक साथ जीवन का आनंद लें, वही मनुष्य होता है जो दूसरे मनुष्य के लिए अपना प्राण न्यौछावर करता है। तो पहला है कि कवि सभी को एक होकर चलने की प्रेरणा देते हैं। इससे ज्ञात होता है कि कवि खालिस्तान के पक्षधर हैं। तो देखिए कवि जो है ना साथ मिलकर चलने वाले समन्वय के पक्षधर हैं,
तो इसका उत्तर ख करेक्ट हो जाएगा। दूसरा निरन्वय नहीं होगा, न ही कर्मान्वय न होगा, न दुरान्वय होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर का समन्वय माने सामंजस्य या समझौता करके चलने के पक्षधर हैं। प्रश्न 2 है कि अभीष्ट मार्ग से तात्पर्य है। तो देखिए अभीष्ट मार्ग का मतलब है मनोवांछित मार्ग, हर आदमी की इच्छा के अनुकूल का मार्ग, स्वर्गगत मार्ग नहीं होगा और न ही प्रमाणित मार्ग होगा और न ही क्रीड़ा क्षेत्रीय मार्ग होगा, ये हो जाएगा मनोवांछित मार्ग, तो इसका ऑप्शन घ करेक्ट हो जाएगा। तीसरा देखिए समर्थ भाव है दूसरों को। तो देखिए समर्थ भाव जो होता है ना, वो दूसरों को सफल करते हुए सफल स्वयं होना होता है, वही समर्थ भाव होगा। केवल आप सफल हो जाएं और दूसरे असफल रहें तो उसको समर्थ भाव नहीं बोला जा सकता, तो इसका ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा कि सफल करते हुए स्वयं सफल होना। ख देखिए ज्ञान मार्ग बताते हुए सफल बनाना, ये गलत है। शक्ति प्रदर्शन द्वारा सफलता दिखाना, ये भी गलत है। और सफल करते हुए अपना स्वार्थ सिद्ध करना, ये भी गलत है, तो इसका ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 4 है भिन्नता ना बढ़े का आशा है। तो देखिए भिन्नता ना बढ़े का मतलब है कि मतभेद कम हो जाएं, आपस में कोई वाद विवाद ना रहे, इसका ऑप्शन ख देखिए मतभेद कम हो, मत भिन्नता हो ये नहीं होगा, भेदभाव भिन्न हो ये भी नहीं होगा, और मतभेद अधिक हो ये भी नहीं होगा। प्रश्न 5 है कि निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला, हमें मृत्यु से कभी नहीं डरना चाहिए। दूसरा, बाह्य आडंबरों का विरोध करना चाहिए। तीसरा, मार्ग की विपत्तियों को ढकेलते हुए आगे बढ़ना चाहिए। चौथा, प्राकृतिक सौंदर्य के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। और पांचवा, हमें अपने जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। तो पद्यांश से मेल खाते वाक्यों के लिए उचित विकल्प चुनिए। तो देखिए जो पद्यांश में हमने समझा है, इसमें पहला जो है कि हमें मृत्यु से कभी नहीं डरना चाहिए, बिल्कुल सही हमने समझा है। दूसरा जो है बाह्य आडंबरों का विरोध करना चाहिए, ये तो पद्यांश में कहीं नहीं बताया है। तीसरा, मार्ग की विपत्तियों को ढकेलते हुए आगे बढ़ना चाहिए, तो विपत्तियों को ढकेलना ही इस पद्यांश का उद्देश्य है। चौथा, प्राकृतिक सौंदर्य के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, इस पद्यांश में कहीं नहीं है। और हमें अपने जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, बिल्कुल ये है। तो इसका पहला, तीसरा और पांचवा हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा कि जो पद्यांश में मेल खाते वाक्य हैं वो पहला, तीसरा और पांचवा है। प्रश्न 8 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। पहला है तुम ही राम तुम ही लक्ष्मण, कवि ने ऐसा कहा है क्योंकि। तो देखिए कवि का कहने का ऐसा उद्देश्य एकमात्र है कि देश की रक्षा करना जो है ना सभी देशवासियों का कर्तव्य है, तो इसका ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा कि देश की रक्षा करना सभी देशवासियों का कर्तव्य है। ख, राम और लक्ष्मण द्वारा सीता की रक्षा की गई, इस उद्देश्य से उन्होंने नहीं कहा है। सैनिक युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, ये भी उन्होंने नहीं कहा है। और आत्मबलिदान के अवसर निरंतर बने रहते हैं, ऐसा भी उनका उद्देश्य नहीं है। प्रश्न 2 देखिए तव मुख पहचानू छिन छिन में का भाव है। तो देखिए तव मुख पहचानू छिन छिन में इसका भाव एकमात्र है कि प्रभु की सत्ता पर हमको संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हर क्षण क्षण में विद्यमान होते हैं, तो इसका ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा कि प्रभु की सत्ता पर संदेह न करना। ख है कि प्रत्येक युग में परमात्मा को देखना, ते भी नहीं होगा। ग है ईश्वर के दर्शनों की अभिलाषा रखना, ये भी नहीं होगा। और सत्य मार्ग पर चलकर जीवन यापन करना, ते भी नहीं होगा। इसका सीधा अर्थ है कि प्रभु की सत्ता पर संदेह न करना। अब प्रश्न 9 देखिए, ये गद्यांश पर आधारित प्रश्न है कि रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियाँ, पर संगीतकार जय किशन ने आपत्ति की। उनका ख्याल था कि दर्शक 4 दिशाएं तो समझ सकते हैं, 10 दिशाएं नहीं। लेकिन शैलेंद्र परिवर्तन के लिए तैयार नहीं हुए। उनका दृढ़ मंतव्य था कि दर्शकों की रुचि की आड़ में हमें उथलेपन को उन पर नहीं थोपना चाहिए। कलाकार का यह कर्तव्य है कि वह उपभोक्ता की रुचियों का परिष्कार करने का प्रयत्न करे, और उनका यकीन गलत नहीं था। यही नहीं, वे बहुत अच्छे गीत भी जो उन्होंने लिखे बहुत बेहद लोकप्रिय हुए। शैलेंद्र ने झूठे अभिजात्य को कभी नहीं अपनाया, उनके गीत भावपूर्ण थे, दुरह नहीं। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, यह गीत शैलेंद्र ही लिख सकते थे। शांत नदी का प्रवाह और समुद्र की गहराई लिए हुए, यही विशेषता उनकी ज़िंदगी की थी। यही उन्होंने अपनी फिल्म के द्वारा भी साबित किया था। तो देखिए शैलेंद्र एक ऐसे गीतकार थे कि उन्होंने कभी भी झूठ का सहारा नहीं लिया, बनावटीपन का या दोहरे शब्दों का सहारा नहीं लिया। वो बहुत ही सरल और भावपूर्ण शब्दों के द्वारा जादू किया करते थे, और इस चीज़ पे यकीन करते थे कि आपको उपभोक्ता की रुचियों का परिष्कार भी करना है। प्रश्न 1 है कि गीत रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियाँ पर संगीतकार जय किशन ने आपत्ति की, क्योंकि उनके अनुसार
तो देखिए संगीतकार जय किशन को लग रहा था कि जो दर्शक हैं वो 10 दिशाओं का ज्ञान या गहन ज्ञान नहीं समझ पाएंगे या उनको गहन ज्ञान नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा कि 10 दिशाओं का ज्ञान या गहन ज्ञान दर्शकों को नहीं होगा। देखिए इससे दर्शकों की रुचियों का परिष्कार नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है। और जागरूक दर्शक ऐसी स्पष्ट बातें पसंद नहीं करते थे, ये भी नहीं होगा। और है दर्शकों की रुचि के लिए उन पर उथलापन नहीं थोपना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका पहला ऑप्शन जो है ना कि 10 दिशाओं का गहन ज्ञान दर्शकों को नहीं होगा, यही होगा। दूसरा देखिए कि उनका यह दृढ़ मंतव्य था कि दर्शकों की रुचि की आड़ में हमें उथलेपन को उन पर नहीं थोपना चाहिए। कलाकार का यह कर्तव्य है कि वह उपभोक्ता की रुचियों का परिष्कार करने का प्रयत्न करे। कथन के माध्यम से ज्ञात होता है कि शैलेंद्र हैं। तो देखिए इस कथन से हमको सीधा पता चलता है कि शैलेंद्र जो है ना काफ़ी आदर्शवादी हैं, उच्च कोटि के गीतकार और कवि हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन घ करेक्ट हो जाएगा। और दृढ़ निश्चयी सफल फिल्म निर्माता व कवि, तो देखिए वो फिल्म निर्माता तो नहीं है। सफल फिल्म निर्माता, गीतकार व कवि ये भी नहीं होगा। समाज सुधारक भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन थर्ड भी नहीं होगा। केवल इसका ऑप्शन घ होगा कि आदर्शवादी उच्च कोटि के गीतकार व कवि हैं। प्रश्न 3 देखिए कथन कारण पर आधारित है। निम्नलिखित कथन ए तथा कारण आर को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुनकर लिखिए। कथन ए है उनके गीत भावपूर्ण थे, दुरह नहीं। और कारण आर बता रहा है कि शैलेंद्र के द्वारा लिखे गए गीत भावनाओं से ओतप्रोत थे, उनमें गहराई थी, गीतों की भाषा सरल सहज थी, क्लिष्ट नहीं थी। माने वो काफ़ी ज़्यादा भावनात्मक गीत लिखा करते थे, गहरा गीत लिखा करते थे, लेकिन भाषा हमेशा सरल और सहज रखा करते थे। तो देखिए इसमें कथन और कारण दोनों जो है ना सही हैं, और जो कारण है वो कथन की सही ढंग से व्याख्या कर रहा है। तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन घ हो जाएगा कि कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका ऑप्शन घ करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न 4 है कि मेरा जूता है जापानी, यह गीत शैलेंद्र ही लिख सकते थे। लेखक द्वारा ऐसा कहा जाना दर्शाता है शैलेंद्र के प्रति उनका। तो देखिए शैलेंद्र के प्रति उनका जो अवलोकन है ना वो बताता है कि शैलेंद्र ही इस प्रकार का सामान्य शब्दों में गहरा गीत लिख सकते थे। तो इसका ऑप्शन घ करेक्ट हो जाएगा, अवलोकन। प्रश्न 5 है कि गद्यांश के आधार पर शैलेंद्र की निजी जीवन की छाप मिलती है कि वो थे। तो देखिए गद्यांश के आधार पर हमको शैलेंद्र की निजी जीवन की छाप ऐसा मिलती है कि वो बेहद गंभीर, उदार, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति और भावुक थे। तो इसका ऑप्शन घ करेक्ट हो जाएगा कि बेहद गंभीर, उदार, दृढ़ इच्छा शक्ति और भावुक व्यक्ति थे। बाकी जो ऑप्शन ध्यान से देखेंगे तो देखिए बेहद गंभीर, उदार, दृढ़ इच्छा शक्ति, संकीर्ण हृदय, तो संकीर्ण हृदय तो नहीं थे, इसमें भी संकीर्ण हृदय है और इसमें कृपण है। इन कारणों से तीनों ऑप्शन नहीं होगा। प्रश्न 10 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। पहला है निम्नलिखित में से कौन से वाक्य बड़े भाई साहब कहानी से प्राप्त प्रेरणा को दर्शाते हैं। तो पहला बोलता है कि कथनी और करनी का अंतर हमारी स्थिति को हास्यास्पद बना सकता है। बिल्कुल सही है कि बड़े भाई का जो बातचीत था उनकी कथनी और करनी में अंतर हुआ करता था, तो उनका स्थिति हास्यास्पद हो गया था। तो पहला का उत्तर सही होगा। दूसरा, पढ़ाई के साथ खेल कूद भी छात्र जीवन के आवश्यक अंग है, ये भी सही है कि आप केवल पढ़ते रहेंगे तो सफल होंगे, ऐसा नहीं है। तीसरा है केवल परीक्षा से पहले ध्यान लगाकर पढ़ लेने से प्रथम आ सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसी प्रेरणा हमको इसमें नहीं मिलती है। और चौथा है बड़े भाई साहब ज्ञान की बातें लेखक को आसानी से समझा देते हैं, ये भी नहीं है। तो इसका पहला और दूसरा सही होगा, तो इसका ऑप्शन ख करेक्ट हो जाएगा, पहला और दूसरा। अब प्रश्न 2 है कि सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने के पीछे कर्नल का उद्देश्य था। तो देखिए सादत अली को बिठाने के पीछे कर्नल का उद्देश्य था कि अप्रत्यक्ष रूप से अवध पर कंपनी का आधिपत्य कर लेना। तो देखिए इसका ऑप्शन घ करेक्ट हो जाएगा कि अप्रत्यक्ष रूप से अवध पर कंपनी का आधिपत्य स्थापित करना, यही उसका उद्देश्य था, ताकि उसकी आड़ में अपना राज कर सके। और बाकी जो इसके ऑप्शन है कि अपने परम मित्र शहादत अली की हर संभव सहायता करना, ऐसा तो नहीं था। जांबाज योद्धा के रूप में मित्र शहादत अली को प्रसिद्धि करना, ये भी नहीं है। और कंपनी के वकील का कत्ल करवाने के लिए मिलकर षड्यंत्र रचना, ये भी नहीं है। खंड ब में वर्णात्मक प्रश्न में आ चुके हैं। प्रश्न 11 है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिए। तो 3 में से 2 प्रश्नों के उत्तर 60 शब्दों में देना है। पहला है कि भ्रमण हम सभी के जीवन का भिन्न अंग है। अपनी व्यस्ततम दिनचर्या के बीच चैन भरे कुछ पल शायद हम इसी प्रकार निकाल सकते हैं। शांत वातावरण में अपने तथा अपनों के लिए जीवन व्यतीत करना आवश्यक है। आपके द्वारा इस पाठ्यक्रम में पढ़े गए पाठ में चैन भरे पल बिताने के लिए लेखक ने क्या किया,
क्या वास्तव में सभी को इसकी आवश्यकता है? अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर है कि यह प्रश्न रविंद्र केलकर कृत पतझड़ में टूटी पत्तियां पाठ पर आधारित है। इसमें लेखक को जापानी चाहनुयो या टी सेरेमनी की शांति में भूतकाल और भविष्यकाल के मिथ्या होने तथा केवल वर्तमान क्षण के ही सत्य होने का ज्ञान मिला। हाँ, वास्तव में सभी को बेवजह की प्रतिस्पर्धा और मानसिक तनाव से बचने के लिए वर्तमान में इसकी आवश्यकता है। इसका प्रश्न दूसरा है कि डायरी का एक पन्ना के माध्यम से आपने गुलाम भारत के स्वतंत्रता दिवस के आयोजन के विषय में जाना। आज हम आज़ाद भारत में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। देश के प्रति अपने कर्तव्यों को बताते हुए पाठ से प्राप्त सीख का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है कि हमें इस पाठ से सीख लेते हुए निम्नलिखित कर्तव्यों का निर्वहन देश हित में सदैव करना चाहिए। अ है, हमें देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए सदैव प्रयास करते रहना चाहिए। ब है, देश में व्याप्त चुनौतियों जैसे लिंग भेद, भ्रष्टाचार, प्रदूषण, बेरोजगारी आदि के विरुद्ध संघर्ष कर देश के विकास के लिए प्रयास करना चाहिए। इसमें ग है कि पाठ से सीख लेते हुए क्रांतिकारियों की कुर्बानियों को याद करके एक संगठित समाज बनाना चाहिए। इसमें प्रश्न 3 है, इस वर्ष आपने पाठ्यक्रम में लोक कथा पर आधारित एक कहानी पढ़ी है। यह कहानी समाज की विसंगतियों को दूर करने का संदेश देती है। कथन का मूल्यांकन करते हुए अपने विचार लिखिए। इसका उत्तर है कि हमारे पाठ्यक्रम में कथा ततारा वामिरो कथा हमें रूढ़ियों के बंधन के बोझ बन जाने को बताती है। ततारा वामिरो की त्यागमयी मृत्यु से आया परिवर्तन समाज को संदेश देती है कि तर्क के द्वारा हमें प्रचलित परंपराओं का मूल्यांकन करना होगा ताकि रूढ़ियों और लोकाचार में वैज्ञानिक परिवर्तन कर उन्हें आधुनिक समय के अनुरूप बनाया जा सके। तभी आधुनिक और विकसित समाज का निर्माण होगा। प्रश्न 12 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिए। तो 3 में से 2 के उत्तर 60 शब्दों में देना है। पहला प्रश्न है, आपके द्वारा इस पाठ्यक्रम में पढ़ी गई किस कविता की अंतिम पंक्तियाँ आपको सर्वाधिक प्रभावित करती हैं और क्यों? लगभग 60 शब्दों में व्यक्त कीजिए। इसका उत्तर है कि इस पाठ्यक्रम में पढ़ी गई कविता पर्वत प्रदेश में पावस की अंतिम पंक्तियों ने मुझे सर्वाधिक प्रभावित किया है, क्योंकि इन पंक्तियों में कवि ने बारिश के बाद मौसम में आए परिवर्तन का वर्णन किया है। तेज बारिश के बाद छाई घनी धुंध में पेड़ गायब हो जाते हैं, चारों ओर छाया धुआं तालाब में आग लगने का एहसास दिलाता है। ऐसे मौसम में इंद्र भी बादल रूपी विमान में जादू का खेल दिखाते हैं। दूसरा है, कबीर और मीरा की भक्ति की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है कि कबीर और मीरा की भक्ति में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। अ है, कबीर में पहला है कि कबीर निर्गुण भक्ति के प्रवर्तक हैं। दूसरा, उन्होंने धार्मिक कर्मकांडों पर गहरा आघात किया है। तीसरा, उनका काव्य आत्मा परमात्मा के विरह मिलन का भावपूर्ण अभिव्यक्ति है। चौथा, वे ईश्वर के निर्विकार रूप के उपासक हैं। और इसमें ब में मीरा हैं, तो मीरा में पहला है कि मीरा दैन्य और माधुर्य भाव के भक्ति की प्रवर्तक हैं। दूसरा, वे आराध्य से मनुहार और समयानुसार उलाना भी करती हैं। तीसरा, कृष्ण के रूप सौंदर्य का मनोहारी वर्णन करती हैं। तीसरा है, आपके पाठ्यक्रम में किस कविता में वर्षा के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है कि हमारे पाठ्यक्रम में सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित कविता पर्वत प्रदेश में पावस में वर्षा के समय के प्राकृतिक सौंदर्य का मनोहारी वर्णन है। वर्षा ऋतु में प्रकृति का रूप हर पल बदलता है। कभी वर्षा होती है तो कभी धूप निकल आती है। पर्वतों पर फूल उनकी आंखों के समान लगते हैं। झरने का स्वर नस नस को प्रसन्न कर देता है। बारिश के बाद की घनी धुंध में पेड़ गायब हो जाते हैं। प्रश्न 13 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिए। पहला है, लोगों के बीच बहस छिड़ जाती है। उत्तराधिकारी के कानून पर जो जितना जानता है उससे 10 गुना अधिक उगल देता है, फिर भी कोई समाधान नहीं निकलता। रहस्य खत्म नहीं होता, आशंकाएं बनी ही रहती हैं, लेकिन लोग आशंकाओं को नज़रअंदाज कर अपनी पक्षधरता शुरू कर देते हैं। हरिहर काका सभी के लिए चर्चा का केंद्र बने हुए थे। हरिहर काका मामले में गांव वालों की राय तर्क सहित स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है कि हरिहर काका मामले में गांव वालों में 2 दल बन गए थे। गांव के चटोरे किस्म के लोग चाहते थे कि हरिहर काका अपनी जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम लिख दें ताकि वे प्रसाद
के बहाने तरमाल खा सकें। वहीं दूसरा दल ठाकुरबाड़ी के धार्मिक पाखंड के कारण जमीन भाइयों के नाम लिखने के पक्षधर था। दोनों दलों के पास अपने राय के लिए पर्याप्त तर्क थे। प्रश्न 2 है, स्काउट परेड करते समय लेखक स्वयं को महत्वपूर्ण आदमी, फौजी, जवान समझने लगता था। कथन के आलोक में अपने विचार प्रकट करते हुए बताइए कि विद्यालय जीवन में प्रशिक्षण व गतिविधियों की क्या उपयोगिता है। इसका उत्तर है कि विद्यालय जीवन में प्रशिक्षण और गतिविधियों की अत्यधिक उपयोगिता है। स्काउट परेड करते समय धोबी की धुली वर्दी, पॉलिश किए जूतों को पहनकर विद्यार्थी स्वयं को फौजी समझने लगता है। इन गतिविधियों द्वारा बच्चे खेल खेल में महत्वपूर्ण तथ्यों को भलीभांति समझते हैं तथा आनंदपूर्ण माहौल में शिक्षा ग्रहण करते हैं। उनमें सहयोग, सहनशीलता, परोपकार की भावना जागृत होती है। प्रश्न 3 है कि बाल मन किसी स्वार्थ या हिसाब से चलायमान नहीं होता। बचपन प्रेम के रिश्ते के अलावा किसी और रिश्ते को कबूल नहीं करता। टोपी शुक्ला पाठ में टोपी अपने परिवार के एक सदस्य को बदलने की बात करता है। उसकी सोच के आधार पर उसकी मनोदशा का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है कि टोपी शुक्ला को प्रेम की तलाश थी, जो उसने इप्पन की दादी में देखी। प्रेम केवल अपनापन देखता है, जाति या धर्म नहीं। टोपी को इप्पन की दादी बहुत अच्छी लगती थी और उसकी अपनी दादी सदैव उस डांटती रहती थी। इप्पन की दादी के प्यार और अपनापन के कारण टोपी ने अपनी दादी को इप्पन की दादी से बदलना चाहा। वह अपनी दादी से नफरत करता था। प्रश्न 14 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। तो 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। पहला है विद्यार्थी जीवन और चरित्र निर्माण। संकेत है संपूर्ण जीवन की आधारशिला, चरित्र निर्माण की आवश्यकता, देश और समाज के लिए उपयोगी। अब इसमें पहला अनुच्छेद है कि विद्यार्थी जीवन और चरित्र निर्माण। तो इसमें सबसे पहले स्लोगन लिखेंगे कि विद्यार्थी जीवन में एक ही काम सबसे पहले हो, चरित्र निर्माण। फिर आगे लिखेंगे कि विद्यार्थी जीवन संपूर्ण जीवन की आधारशिला है। किसी व्यक्ति का भविष्य उसके विद्यार्थी जीवन की सफलता पर निर्भर करता है। अतः विद्यार्थी को अच्छे भविष्य के लिए मन लगाकर अध्ययन और आवश्यक गुणों का विकास करना चाहिए। विद्यार्थी जीवन में ही उन आदतों का विकास होता है जो कि किसी उत्तम नागरिक और व्यक्ति में होना चाहिए। अतः चरित्र निर्माण के लिए सफल विद्यार्थी जीवन आवश्यक है। देश और समाज के सर्वांगीण विकास के लिए उत्तम चरित्र के व्यक्तियों की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। अतः विद्यार्थी जीवन से ही चरित्र निर्माण करना चाहिए। दूसरा है 2020 क्रिकेट का रोमांच। संकेत बिंदु हैं मैच कब और कहां, टीमों का संघर्ष, दर्शकों की प्रतिक्रिया। अब इसमें 2020 क्रिकेट का रोमांच के ऊपर अनुच्छेद लेखन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले स्लोगन लिखेंगे कि 2020 का मैच है निराला, रोमांचित है हर देखने वाला। आगे लिखेंगे कि मेरे शहर रांची में दिनांक 15/10/2022 दिन शुक्रवार को भारत और इंग्लैंड के बीच 2020 का मैच होना था। मैं अपने परिवार के साथ मैच देखने गया। मैच के प्रारंभ में लोगों का जन सैलाब स्टेडियम में उमड़ पड़ा था। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए लगभग 200 रनों का विशाल लक्ष्य दिया। दर्शकों में बेचैनी थी, इंग्लैंड को हराना कठिन लग रहा था। अगला देखिए, बीच में इंटरेस्टिंग बनाने के लिए स्लोगन लिखेंगे कि जो मन में ठान लेते हैं वो जीतने में जान देते हैं। भारतीय टीम ने कुशल रणनीति और संतुलित बल्लेबाजी के द्वारा इंग्लैंड को हरा दिया। दर्शकों में उत्साह देखने लायक था। तीसरा है दौड़ती हुई जिंदगी। संकेत बिंदु हैं कैसे, कारण, आवश्यकताओं, वृद्धि, क्या करें। अब दौड़ती हुई जिंदगी के ऊपर अनुच्छेद लेखन करेंगे। तो सबसे पहले स्लोगन लिखेंगे कि लगी है दौड़ चारों ओर, हर कोई लगा रहा बुरा जोर। आगे लिखेंगे कि आज की उपभोक्तावादी और दिखावे की संस्कृति की आगोश में जिंदगी दौड़ रही है। और पाने और सब कुछ हथियाने की चाह में लोग भागे जा रहे हैं। आज टीवी में कितना चैनल देखते हैं के बजाय कितना चैनल देख सकते हैं की भावना प्रबल है। आज आवश्यकताओं में असीमित वृद्धि हो गई है। वास्तविक उपयोग के स्थान पर मानसिक उपभोग ने ले लिया है। इन परिस्थितियों में हमें आत्मचिंतन करना चाहिए, आवश्यकताओं को निर्धारित करना चाहिए। व्यर्थ के दिखावे और संग्रह की जगह सादा जीवन, उच्च विचार अपनाना होगा। प्रश्न 15 का पहला है कि आप वेणी राजगोपाल हैं। हिंदुस्तान टाइम्स दिल्ली के संपादक के नाम एक पत्र लिखकर सामाजिक जीवन में बढ़ रही हिंसा पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। इसमें शब्द सीमा लगभग 100 शब्द है। में संपादक का जो पत्र है उसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि जहाँ से हम लिख रहे हैं अपना पता लिखेंगे। चूँकि इसको लिखते समय हम परीक्षा भवन पे होंगे,
इसीलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे परीक्षा भवन। जैसे मेरा जो शहर है रायगढ़ छत्तीसगढ़, आप जहाँ से होंगे वहाँ को लिखेंगे। फिर दिनांक, यहाँ पे जो परीक्षा का दिनांक है उसको लिखेंगे। जैसे इसमें मैंने लिखा है 29/10/20 क्रॉस क्रॉस। फिर संबोधन करेंगे कि सेवा में संपादक हिंदुस्तान टाइम्स दिल्ली। इसके आगे विषय देंगे। इसमें विषय है कि सामाजिक जीवन में बढ़ रही हिंसा बाबत। फिर आगे संबोधन करेंगे कि महोदय, मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान दिल्ली के सामाजिक जीवन में बढ़ रही हिंसा की ओर दिलाना चाहता हूँ। चोरी, डकैती, मारपीट, महिलाओं और बच्चों के साथ हिंसा और छीना झपटी जैसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। इन घटनाओं के कारण दिल्ली वासी अपने आप को आतंकित और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्हें पुलिस प्रशासन का अपेक्षित सहयोग भी नहीं मिल पा रहा है। आपसे सविनय आग्रह है कि आप इस गंभीर विषय पर अपने समाचार पत्र में लेख या समाचार प्रकाशित करेंगे ताकि समस्या का समाधान हो सके। सत धन्यवाद। भवदीय भवदिया वेणु राजगोपाल और वेणी राजगोपाल। अगर आप लड़का हैं तो वेणु राजगोपाल लिखेंगे और लड़की हैं तो भवदिया लिख के वेणी राजगोपाल लिखेंगी। प्रश्न 15 का अथवा है, दूसरा है इसका कि आपके विद्यालय में खेल की उपयुक्त सामग्री है तथा समय समय पर सभी स्तरों पर मैच का आयोजन भी किया जाता है। विद्यालय के खेल कप्तान होने के नाते प्रधानाचार्य के प्रति आभार व्यक्त करते हुए पत्र लिखिए। देखिए, इसमें सबसे पहले आप अपना पता लिखेंगे, क्योंकि आप इसको लिखते समय परीक्षा भवन में होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे परीक्षा भवन रायगढ़ छत्तीसगढ़। जैसे मेरा शहर है, आप अपना शहर लिखेंगे। फिर दिनांक मैंने 29/10/20 क्रॉस क्रॉस लिखा है, यहाँ पे आप परीक्षा का दिनांक लिखेंगे। फिर संबोधन करेंगे कि सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, और एक स्कूल का काल्पनिक नाम यहाँ पे मैंने दिया हुआ है क्योंकि क्वेश्चन में स्कूल का नाम नहीं दिया है, तो पटेल पब्लिक स्कूल रायगढ़ छत्तीसगढ़। फिर इसके आगे विषय लिखेंगे। तो इसमें विषय लिखेंगे कि खेल सुविधाओं के लिए आभार बाबत। महोदय, सर्वप्रथम आपको हृदय से धन्यवाद कि आपके प्रयासों से हमारा विद्यालय खेल में अग्रणी है। आपने सदैव विद्यालय में खेल की उपयुक्त सामग्री का प्रबंध किया है, साथ ही समय समय पर सभी स्तरों पर मैच का आयोजन भी कराया है। आपके कारण हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों में जबरदस्त खेल भावना है। उनका प्रदर्शन सभी खेलों में उत्कृष्ट रहता है। अतः मैं खेल कप्तान होने के नाते आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि भविष्य में भी आपका आशीर्वाद यूं ही बना रहेगा। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आगे लिखेंगे आपका आज्ञाकारी संजय खेल कप्तान। तो यहाँ पे कोई भी काल्पनिक नाम आप दे सकते हैं, मैंने संजय दिया है। इस प्रकार से ये जो पत्र है वो समाप्त होगा। प्रश्न 16 है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 80 शब्दों में सूचना लिखिए। सूचना लेखन करना है 80 शब्दों में। पहला है, आप विद्यालय के सांस्कृतिक सचिव हैं। बाल दिवस समारोह के अवसर पर विद्यालय में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम के विवरण सहित सूचना तैयार कीजिए। इसमें सबसे पहले उत्तर लिखेंगे, जैसे उत्तर 16 पहला। फिर इसमें लिखेंगे कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए सूचना लेखन, जो क्वेश्चन में पूछा है। फिर एक बाक्स बनाएंगे और बाक्स के बीच में लिखेंगे काल्पनिक स्कूल का नाम, क्योंकि क्वेश्चन में जो है ना वो स्कूल का नाम नहीं दिया हुआ है। तो इसमें मैंने लिखा है कि पटेल पब्लिक स्कूल रायगढ़ छत्तीसगढ़। आप अपने मन से कोई भी स्कूल का नाम लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे लिखेंगे सूचना। सूचना के बाद इसका जो दायां भाग है, राइट हैंड है, वहाँ पे डेट डालेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है 29/अक्टूबर/20 क्रॉस क्रॉस। इसमें आप लोग अपने एग्जाम का डेट डालेंगे। फिर यहाँ पे इसमें हेडिंग देंगे कि सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, क्योंकि सूचना जो दिया जा रहा है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन के लिए दिया जा रहा है। फिर आगे लिखेंगे कि सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय में बाल दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें भाषण, कविता, नृत्य, नाटक, पेंटिंग को शामिल किया गया है। भाग लेने के इच्छुक विद्यार्थी दिनांक 10/11/2022 तक अपना नाम अधो हस्ताक्षरकर्ता के पास अवश्य जमा करें। समय और अन्य विवरण इस प्रकार हैं। दिनांक और समय 14 नवंबर 2022, समय प्रातः 10 बजे से, स्थान विद्यालय प्रांगण, मुख्य आकर्षण जीतने वालों को इनाम। और नीचे में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सांस्कृतिक सचिव पटेल पब्लिक स्कूल, जो इसको जारी करता है ना, उसका यहाँ पे हस्ताक्षर रहता है, क्योंकि इसको सांस्कृतिक सचिव जारी कर रहा है और नीचे में स्कूल का नाम रहेगा। तो इस प्रकार से सूचना लेखन जो है ना वो समाप्त होता है। प्रश्न 16 का अथवा है, दूसरा है कि आप रजत चट्टोपाध्याय रजनी रस्तोगी मोहल्ला सुधार समिति के सचिव हैं। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम में भाग लेने के इच्छुक लोगों के लिए एक सूचना तैयार कीजिए। अब इसमें फिर से एक बार सूचना लेखन में हम लोग उसके हेडिंग को पहले लिखेंगे उत्तर के साथ में कि स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम के लिए सूचना लेखन। फिर आगे में एक आयताकार बाक्स बना देंगे, जो कि हम समझ चुके हैं। फिर यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे कि मोहल्ला सुधार समिति
और एक काल्पनिक मोहल्ला का नाम लिखना है, जैसे कि मैंने लिखा है केलो विहार रायगढ़। फिर यहाँ पे लिखना है सूचना, और इसके राइट हैंड में यहाँ पे हमको डेट डालना है 29 अक्टूबर 20 क्रॉस। फिर इसके बाद इसको हेडिंग देना है। इस सूचना का हेडिंग है कि स्वच्छता पखवाड़ा आयोजन हेतु, कि जो उद्देश्य है सूचना का क्या है, वो स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन करना है। फिर आगे लिखेंगे कि सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि स्वच्छता अभियान के अंतर्गत मोहल्ले में स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया जाना है, जिसमें मोहल्ले में साफ सफाई और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है। कार्यक्रम का विवरण इस प्रकार है। दिन एवं समय 10 नवंबर, समय प्रातः 8 बजे, स्थान केलो विहार मैदान। फिर नीचे में लिखेंगे कि सभी लोग प्रातः 8 बजे अवश्य उपस्थित हों। फिर उसके बाद जो इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो सचिव हैं मोहल्ला सुधार समिति की, उनका हस्ताक्षर रहेगा। सचिव मोहल्ला सुधार समिति, इसके ऊपर में लिखना है आपको रजत चट्टोपाध्याय / रजनी रस्तोगी। अगर आप लड़की हैं तो रजनी रस्तोगी लिख देंगे, और अगर आप लड़के हैं तो रजत चट्टोपाध्याय लिखेंगे। तो इस प्रकार से सूचना लेखन फिर समाप्त होगा। प्रश्न 17 है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 60 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। तो 60 शब्दों में विज्ञापन लेखन करना है। पहला है, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा योग दिवस के अवसर के प्रचार प्रसार के लिए एक आकर्षक विज्ञापन लगभग 60 शब्दों में तैयार कीजिए। तो इसके उत्तर में हम लोग क्या लिखते हैं कि विज्ञापन लेखन लिखेंगे। उसके बाद एक आयताकार बॉक्स बनाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। फिर यहाँ पे लिखेंगे योग दिवस, क्योंकि प्रचार प्रसार किसका करना है, योग दिवस का। फिर इसके बाएं भाग में हम लोग स्लोगन लिखेंगे कि जो योग अपनाएगा परम सुख पाएगा, जो योग अपनाएगा परम सुख पाएगा। और इसके दाएं भाग में राइट हैंड में हम लोग एक सुंदर सा डायग्राम बनाएंगे, जैसे किस प्रकार से यहाँ पे इंटरनेशनल योगा डे मैंने लिखा हुआ है, और इस प्रकार का एक डायग्राम बनाना है। इस डायग्राम में मैंने प्रयास किया हुआ है कि जो अंतर्मन की शुद्धता है ना, वो आगे निकल रहा है। तो ये डायग्राम आप बना लेंगे पेंसिल से। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग योग से लाभ। पहला लाभ है कि आलस्य दूर करे। उसके बाद निरोग काया दे, ताजगी व स्फूर्ति दे। फिर कार्य क्षमता बढ़ाए, तनाव मुक्त करे, एकाग्रता बढ़ाए। और यहाँ पे देखिए इस प्रकार का एक हम लोगों को डायग्राम बनाना है। उसके अंदर में लिखना है बंद करो भोग, शुरू करो योग। बंद करो भोग, शुरू करो योग। और नीचे में यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, योग का एक ही काम, योग का एक ही काम, रोग मुक्त हो खासो आम। रोग का एक ही काम, रोग मुक्त हो खासो आम। क्योंकि स्लोगन जो है ना जनता के मन में उतर जाता है, और स्लोगन लिखने से हमको एग्जाम में पूरा नंबर मिलता है। उसके बाद यहाँ पे जिसने इसको जारी किया हुआ है उसको एक छोटा सा आयताकार बॉक्स बना देंगे। उसमें लिखेंगे कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी, है ना। ये क्वेश्चन में भी दिया रहता है, या जिसने इसको जारी किया है उसके नाम से इसको हम लोग लिखते हैं। प्रश्न 17 का अथवा है कि लोकल फॉर वोकल, स्थानीय उत्पादों का प्रयोग के प्रचार प्रसार के लिए एक आकर्षक विज्ञापन लगभग 60 शब्दों में तैयार कीजिए। तो इसके उत्तर में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं विज्ञापन लेखन। फिर उसके बाद एक आयताकार बॉक्स बनाएंगे, और यहाँ पे देखिए विज्ञापन हम किसका कर रहे हैं, वोकल फॉर लोकल, है ना। तो वोकल फॉर लोकल का हम यहाँ पे विज्ञापन कर रहे हैं, उसको लिख देंगे। उसके बाद हम लोग इसके बाएं भाग में स्लोगन लिखेंगे कि करो ऐसा व्यवहार, लोकल से हो व्यापार। करो ऐसा व्यवहार, लोकल से हो व्यापार। फिर उसके बाद एक और स्लोगन लिखेंगे कि विदेशी मुद्रा बचाना है, लोकल उत्पाद अपनाना है। विदेशी मुद्रा बचाना है, लोकल उत्पाद अपनाना है। और जो राइट हैंड है, दायां भाग है, उसमें हम लोग इस प्रकार से एक छोटा सा बॉक्स बना देंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने एक सर्कल बनाया हुआ है, और यहाँ पे एक मैंने रेक्टेंगल बनाया हुआ है। इसमें मैंने लिखा हुआ है कि वोकल फॉर लोकल। फिर इसको यहाँ से सजा देना है। तो एग्जाम में ये सब आपको पेंसिल से करना है ना। वहाँ पे आप स्केच पेन का यूज नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि किस प्रकार से वोकल फॉर लोकल में हमको फ़ायदा हो रहा है। इसके बाद देखिए इसमें लिखेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड में उद्देश्य। तो उद्देश्य में पहला उद्देश्य है कि मेक इन इंडिया को सशक्त बनाना, फिर आत्मनिर्भर भारत बनाना, फिर है स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना। उसके बाद देखिए यहाँ पे बहुत ही सुंदर इस प्रकार का हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे। उसके अंदर में लिखेंगे लोकल अपनाना है, गरीबी मिटाना है। लोकल अपनाना है, गरीबी मिटाना है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक इस प्रकार का शेप बना के इसमें लिखेंगे लोकल से किया कारोबार, खुल गए उन्नति के द्वार। लोकल से किया कारोबार, खुल गए उन्नति के द्वार। और नीचे में क्या करते हैं, जिसने जारी किया हुआ है
उसके लिए एक आयताकार बॉक्स बना देते हैं। जैसे इसको भारत सरकार ने जारी किया है तो यहाँ पे लिखेंगे कि भारत सरकार द्वारा जारी। प्रश्न 18 का पहला है, जैसा करोगे वैसा भरोगे विषय पर लघु कथा लगभग 100 शब्दों में लिखिए। तो 100 शब्दों में इसमें लघु कथा लिखना है। अब इसमें उत्तर 18 का पहला है, जैसा करोगे वैसा भरोगे के ऊपर लघु कथा लिखना है। तो देखिए, इसको ध्यान से सुनिएगा और मैंने इसमें शब्द सीमा का बहुत ध्यान रखा है, आपको भी ध्यान रखना है कि राहुल अपने मम्मी पापा और दादी के साथ रायगढ़ में रहता था। राहुल की मम्मी उसकी दादी से घर का काम करवाती थी, बात बात पर ताने मारती रहती थी। राहुल की दादी मन महसूस कर सब सुना करती थी। राहुल और उसके पापा के समझाने पर भी राहुल की मम्मी ने अपना व्यवहार नहीं बदला। एक बार राहुल की मम्मी सीढ़ी से गिर गई, हड्डी टूट गया और डॉक्टर ने बिस्तर पर रहने को कहा और दवाइयाँ समय पर खाने को दी। शाम को मम्मी ने राहुल को दवा लाने को कहा, वह नहीं आया। बाद में बोला, मम्मी आप भी तो दादी के साथ ऐसा ही करते हो। तब मम्मी को पता चला, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे कहानी लिखा है, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, लेकिन शब्द सीमा का यहाँ पे ध्यान रखना है। प्रश्न 18 का अथवा है, आप श्वेता कपूर शैलेश कपूर हैं। आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हिंदी की उपयोगिता जानते हैं, इसलिए 11वीं कक्षा में विज्ञान विषय के साथ भी हिंदी अतिरिक्त विषय के रूप में पढ़ना चाहते हैं। अपने प्रधानाचार्य को विद्यालय के ईमेल पते पर ईमेल लिखकर अनुमति प्राप्त कीजिए। शब्द सीमा लगभग 100 शब्द। तो ईमेल लेखन के ऊपर प्रश्न है। अब ईमेल लेखन में सबसे पहले उत्तर लिखेंगे। अगर अथवा को लिख रहे हैं तो उत्तर 18 बा ईमेल लेखन। फिर पहले लिखते हैं प्रेषक फ्राम। फ्राम को हिंदी में प्रेषक यानी भेजने वाला। तो यहाँ पे काल्पनिक ईमेल का लिख देंगे, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है sk7857@gmail.com। और प्रसिद्धि माने जिसको भेजा जा रहा है टू, इसमें मैंने लिखा है प्रिंसिपल और जो स्कूल का नाम दिया हुआ है तो उसको एक शार्ट में आपको ईमेल बनाना है, काल्पनिक psms75@gmail.com। तो ये दोनों काल्पनिक ही रहेगा। फिर विषय को छोटा में लिखना है कि हिंदी अतिरिक्त विषय के रूप में लेने बाबत। फिर नीचे लिखेंगे, महोदय मैं आपके विद्यालय में कक्षा 11वीं विज्ञान की छात्रा हूँ। मैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हिंदी की उपयोगिता जानती हूँ, इसलिए 11वीं कक्षा में विज्ञान विषय के साथ भी हिंदी अतिरिक्त विषय के रूप में पढ़ना चाहती हूँ। अतः महोदय से सविनय निवेदन है कि हिंदी को अतिरिक्त विषय के रूप में लेने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें, ताकि मैं भी हिंदी में अपना रोजगार और भविष्य का सृजन कर सकूं। और नीचे में लिखना है, सर धन्यवाद, भयोदया श्वेता कपूर। अगर आप लड़का हैं तो इसमें लड़का वाला नाम लिख देंगे। तो लड़का होने पे आपको लिखना होगा कि भयोदया शैलेश कपूर। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा लाभकारी लगा होगा। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। आप लोगों ने वीडियो देखा इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।